मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर साइंस क्लास। आज से आपकी साइंस की क्लासेस वापस स्टार्ट हो गई हैं। आप सबको पता है हमने मई में क्लासेस करी थी जिसमें हमने आपके चैप्टर नंबर 15, 16 और 17 को पढ़ा था और चैप्टर 18 मैंने आपको समझाया था और उससे जुड़े नोट्स मैंने आपको खुद प्रिपेयर करने के लिए कहा था। और आज हम आपका चैप्टर 19 स्टार्ट करने वाले हैं। उस चैप्टर का नेम है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी और उसका कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है ये आप समझेंगे। कंजर्वेशन वर्ड आप समझते हैं, आपने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में पहले पढ़ा है। कंजर्वेशन का मतलब किसी चीज़ को कैसे कंजर्व करके रखना है या उसको कैसे बचा के रखना है डिस्ट्रॉय होने से। इसके जो मेथड्स आते हैं, इस चीज़ को ही क्या बोला जाता है, इस टर्म को कंजर्वेशन बोला जाता है। तो पहले हमें कंजर्वेशन से पहले ये समझना पड़ेगा कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, तभी तो हम ये समझ पाएंगे कि उसको किस तरह से हम कंजर्व कर सकते हैं। देखिए बायोडाइवर्सिटी, इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं हम। द टर्म बायोडाइवर्सिटी इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, बायो एंड डाइवर्सिटी। ये आपको नेम में भी समझ आ रहा है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक तो बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। बायो मीन्स लाइफ, बायो का क्या मतलब बताया गया है यहाँ, लाइफ। और डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी, और डाइवर्सिटी का क्या मतलब है, वेराइटी। तो अगर हम बेसिक मीनिंग ढूंढें तो इसका क्या मतलब होगा, वेराइटी ऑफ लाइफ। बायोडाइवर्सिटी का एक वर्ड टू वर्ड मीन क्या निकल के आता है, वेराइटी ऑफ लाइफ। और वेराइटी हम जानते हैं, वेराइटी क्या होती है, टाइप्स कह सकते हैं आप एक तरह, कितनी तरह के कुछ है, वो तरह ही क्या है, वेराइटी है। और बायो लाइफ, तो लाइफ की कितनी वेराइटी मिलती है। अब लाइफ की वेराइटी मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे क्या बोले जाते हैं, लाइफ बोले जाते हैं। उनकी तरह जैसे एनिमल्स अलग हैं, बर्ड्स अलग हैं, एनिमल्स में भी कई तरह के एनिमल्स हैं, बर्ड्स भी कई तरह के हैं, ह्यूमंस आ जाते हैं। इन सब की जो वेराइटी है यही क्या आ जाती है आपकी बायोडाइवर्सिटी में कंपाइल हो जाता है। हैंस बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डिफरेंस अमॉन्ग्स द लिविंग बींग्स फाउंड ऑन द अर्थ। तो जो अर्थ पर जितने भी लिविंग बींग्स हैं, इनमें सारे एनिमल्स आते हैं, ह्यूमंस आते हैं और प्लांट्स, उनके बीच में जो डिफरेंस हैं तरह तरह के, वही सब किस में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। सिंस इन लिविंग बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल आर इंक्लूडेड, देयरफॉर बायोडाइवर्सिटी इज ए कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड। लिविंग बींग्स में आपको जैसा पता है प्लांट और एनिमल सब इंक्लूड हो जाते हैं, इसलिए बायोडाइवर्सिटी एक कॉम्प्रीहेंसिव वर्ड है, एक कंपाइल फॉर्म में वर्ड है, कंबाइन करके रखता है दो चीज़ों को। It ranges from very small plants such as lichen to the giant banyan and redwood trees. बहुत छोटा लाइकेन होता है, काई जो होती है पानी में, बहुत छोटा स्मॉल प्लांट होता है, उससे बड़े बरगद के ट्री तक के बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। और ये तो हो गया प्लांट्स के जुड़ा। उसी तरह अगर अपन एनिमल्स में बात करें तो बहुत स्मॉल बैक्टीरिया, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे अमीबा, युग्लिना हो गया, फंगाई हो गया, उनसे लेकर के जू प्लांक्टन हो गए, छोटे छोटे बैक्टीरिया, वायरस तरह के छोटे छोटे एनिमल्स हैं, उनसे लेकर पूरी वेल और एलिफेंट आपको पता है कितने बड़े बड़े होते हैं, सब किस में आ जाते हैं, बायोडाइवर्सिटी में आ जाते हैं। कहने का मतलब अगर अपन बैक्टीरिया के बारे में रीड कर रहे हैं तो भी हम बायोडाइवर्सिटी का पार्ट पढ़ रहे हैं, और हम वेल, मछली और एलिफेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो भी हम बायोडाइवर्सिटी ही पढ़ रहे हैं। ये तो थे बायोडाइवर्सिटी का इंट्रोडक्शन। अब इसकी कुछ डेफिनेशन है, वो कैसे दी गई देखो। बायोडाइवर्सिटी एज डिफाइंड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट 1987। अमेरिका की टेक्नोलॉजी असेसमेंट रिपोर्ट थी 1987 की, उसमें बायोडाइवर्सिटी वर्ड का क्या मतलब बताया गया है, वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्सेज इन विच दे अकर इज डिफाइंड एज बायोडाइवर्सिटी। क्या क्या वेराइटी और क्या क्या वेरिएबिलिटी है। वेरिएबिलिटी का मतलब वो किस तरह अपने आप में चेंजेस कर सकते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और उनके जो इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट से जुड़े जो कॉम्प्लेक्सेज हैं, उनमें जो एनवायरनमेंट से जुड़े एटिकेट्स हैं जिनमें वो रहते हैं, उन सब का जो एक कंबाइंड फॉर्म में स्टडी है, वही क्या है, आपकी बायोडाइवर्सिटी है। या हम वापस कहें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और इकोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में जो वेराइटी मिलती है और वेरिएबिलिटी मिलती है, उसी को क्या बोला गया है, बायोडाइवर्सिटी बोला गया है। At present on the earth, the visible biodiversity is a result of billions of years of life and its regular development and evolution. अभी जो लाइफ अर्थ पर हमें जो लाइफ में डाइवर्सिटी दिखती है, इतने सारे तरह के एनिमल्स और इतने सारे तरह के प्लांट्स दिखते हैं, वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से ही ऐसे थे, धीरे धीरे वो क्या हुए हैं, बिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके इस तरह का उनमें फॉर्मेशन, इवोल्यूशन और डेवलपमेंट हुआ था। ये सब आपने ओरिजिन ऑफ लाइफ चैप्टर में ढंग से समझा है। To maintain our ecosystem, biodiversity conservation is very essential.
हमारा जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्या आता है, इकोलॉजिकल पार्ट आते हैं, एनवायरनमेंट आता है इकोसिस्टम में। हमारे चारों ओर जो भी कुछ है वो सब इकोसिस्टम है। उसमें बायोटिक यानी लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं और एबायोटिक यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट भी आते हैं। तो उसको मेंटेन रखने के लिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इज़ वेरी एसेंशियल। अगर वो इकोसिस्टम हमें मेंटेन, इकोसिस्टम का मतलब हमारे चारों ओर हवा है, उस एयर में ऑक्सीजन है, तो वो एक इकोसिस्टम है हमारा। तो वो एयर बनी रहे और वो ऑक्सीजन बनी रहे, इसके लिए क्या ज़रूरी है कि CO2 को कौन ले लें, प्लांट्स उसको रेस्पायरेट के फॉर्म में गेन कर लें। तो CO2 वहाँ चली जाएगी तो वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे, तब एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन बनी रहती है। इसी प्रकार आपने साइकिल देखें, कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, तो इस तरह ये मेंटेन बैलेंस बना रहता है। तो अब ये प्लांट्स का होना ज़रूरी है, अगर वो ऑक्सीजन तभी रिलीज़ करेंगे और CO2 को तभी वो गेन करेंगे, इनहेल करेंगे, एक्सहेल करेंगे। तो अब प्लांट्स का होना, प्लांट्स किसका पार्ट है, बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, इसलिए बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन हो गया। इसी तरह अगर मैं आपसे बात करूँ, कीड़े मकोड़े हैं, कुछ जहरीले भी होते हैं, कुछ कम जहरीले होते हैं, उनको सांप खा जाता है, कुछ पक्षी भी हैं जो कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। तो अगर पक्षी और सांप ऐसा नहीं करेंगे तो वो कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे दुनिया में। उनका बैलेंस कौन बना रहा है, पक्षी और सांप। उन पक्षी और सांप को कोई दूसरे बड़े जानवर जैसे शेर, कुत्ता, ये खा जाते हैं। इस तरह ये बैलेंस बना रहता है। तो इन सब का जो ये बैलेंस है वो क्या है, बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन है। In other words, biodiversity is the occurrence of different types of ecosystem, different species of organism with the whole range of their variants and gene adapted to different climate environment along with their interaction and processes। ये देखो बड़ी लाइन है, इसको दोबारा समझिए। बायोडाइवर्सिटी क्या है, अकरेंस, अकरेंस माने होना, एग्जिस्ट करना, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम, तरह तरह के इकोसिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। उसके अलावा ऑर्गेनिज्म, जितने भी यहाँ ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग थिंग्स हैं, उनके क्या है, तरह तरह की स्पीसीज़ हैं। जैसे बंदर और लंगूर एक ही तरह की स्पीसीज़ में आ जाते हैं विद द होल रेंज ऑफ दियर वेरिएंट्स। अब उन स्पीसीज़ में क्या होता है, कुछ कुछ क्या आ जाता है, फ़र्क आ जाता है। जैसे रेप्टाइल रेंगने वाले हैं, वो स्पीसीज़ उनकी रेप्टाइल है। और जीन्स अडेप्टेड टू डिफरेंट क्लाइमेट्स, और अलग अलग क्लाइमेट में उनके जीन में क्या आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है। जैसे आपने एक नॉर्मल बियर देखा है, भालू, एक होता है पोलर बियर। पोलर बियर बर्फीले इलाकों में भी रह लेता है, तो वो उनके जीनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस के कारण है। एनवायरनमेंट अलॉन्ग विद, और इसके साथ साथ क्लाइमेट और एनवायरनमेंट में भी अलग अलग फॉर्म में वो रह रहते हैं। अब यहाँ दो वर्ड हैं, क्लाइमेट और एक एनवायरनमेंट। इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क समझ लीजिए। एनवायरनमेंट जो हमारे चारों ओर का टेम्परेचर है वो किस में आ जाता है, एक तरह एनवायरनमेंट में आ जाता है। कैसा मौसम रहा, वेदर कैसा रहा अपने चारों ओर। और जब इस मौसम, वेदर, टेम्परेचर को हम 36 ईयर पर कैलकुलेट कर लें, एवरेज 36 ईयर तक, हर ईयर का एवरेज टेम्परेचर और एवरेज मौसम किस तरह रहा, उसको हम कैलकुलेट कर लें, तो वो क्या बोल दिया जाता है, उस जगह की क्लाइमेट बोल दिया जाता है। तो उस क्लाइमेट से लिविंग थिंग्स का इंटरेक्शन कैसा है और प्रोसेस किस तरह वो इनसे करता है। देखो सारे जो लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो आपस में को रिलेटेड है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं किसी ना किसी तरह से। इन शॉर्ट, बायोडाइवर्सिटी मीन्स द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। शॉर्ट में बायोडाइवर्सिटी का मतलब वही आ गया कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, बायो माने लाइफ और डाइवर्सिटी माने वेराइटी, तो यही यहाँ डेफिनेशन बन गई। इट इज़ ए वर्ड कॉमनली यूज टू रेफर द वेराइटी ऑफ लाइफ इन ए पर्टिकुलर रीजन। इट इज़ ए वर्ड कॉमनली यूज्ड, ये कॉमनली कब यूज़ किया जाता है, एक स्पेशल वेराइटी ऑफ लाइफ दिखाने के लिए, वो भी एक स्पेशल रीजन या स्पेशल एरिया में, स्पेशल क्षेत्र में, स्पेशल तरह की लाइफ को डिफाइन करने के लिए हम क्या बोल देते हैं उस जगह की, बायोडाइवर्सिटी। ये था आपका बायोडाइवर्सिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन। जैसे इंडिया एक स्पेशल जगह है तो हम इंडिया की बायोडाइवर्सिटी कह सकते हैं। अब इंडिया में भी दो तरह के मौसम रहते हैं। आप मुंबई साइड, गोवा साइड, बीच वाले इलाकों पे जाओगे तो वहाँ 12 महीने बरसात होती रहती है और उमस या गर्मी सी रहती है, वहाँ सर्दी बहुत कम पड़ती है। वहीं अपन जहाँ नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, राजस्थान, MP, बिहार, दिल्ली, UP, यहाँ ठंड पड़ती है। तो ये यहाँ भी दो चेंजेस हो गए। इस तरह किसी पर्टिकुलर एरिया की अपन बायोडाइवर्सिटी के बारे में स्टडी करते हैं। अब बायोडाइवर्सिटी को पढ़ने के 3 लेवल्स हैं। लेवल्स को हम देखेंगे कौन कौन से लेवल्स हैं। फर्स्ट वन है स्पीसीज डाइवर्सिटी। यहाँ आप नाम से समझ सकते हैं, स्पीसीज में होने वाली जो डाइवर्सिटी है, स्पीसीज में होने वाले जो वेरिएशन है, उनकी स्टडी, और उस लेवल पर स्टडी क्या बोली जाएगी, स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी। स्पीसीज माने क्या होता है, प्रजातियाँ।
प्रजाति का मतलब तरह तरह के, एक ही जीनल स्ट्रक्चर वाले कितने तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। ग्रुप ऑफ सच लिविंग ऑर्गेनिज्म हुज मेंबर्स लुक सिमिलर एंड हैव कैपेबिलिटी टू गिव बर्थ टू द प्रोजेनी इन नेचुरल एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्पीसीज। स्पीसीज क्या होता है देख लीजिए इसकी डेफिनेशन, जो एक जैसे दिखते हैं और वो अपकमिंग जनरेशन को बर्थ दे सकते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट में। उनको किसी स्पेशल तरह का ट्रीटमेंट या लैब्स वगैरह नहीं चाहिए होती, नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर में ही वो फर्दर जनरेशन को बर्थ दे सकते हैं। उनको क्या बोला जाता है, स्पीसीज बोला जाता है। द नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया, द टोटल ऑफ वेरियस स्पीसीज, इट सेड स्पीसीज डाइवर्सिटी ऑफ दैट एरिया। अब किसी एक पर्टिकुलर एरिया अपन ने चूज़ कर लिया, उसमें एक स्पीसीज के से किसी स्पीसीज की 10 तरह के वहाँ मेंबर हैं दिखने वाले, तो उन 10 में से वहाँ कितने तरह के मेंबर मिल रहे हैं। मान लो 2 तरह के भी मिल सकते हैं, 8 तरह के भी मिल सकते हैं, 5 तरह के भी मिल सकते हैं, तो वो वहाँ की क्या बोल दी जाएगी, जैसे 5 आउट ऑफ 10 इज़ द स्पीसीज बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। जैसे हमने ये कोई एरिया बना दिया, इस एरिया में 10 जैसे आप मंकीज़ के बारे में बात कर लीजिए, आपने मंकीज़ देखे हैं, चिंपैंजी देखे हैं, लंगूर जो होते हैं आपके, बबून एक होता है, ये सब सेम स्पीसीज़ के एनिमल्स हैं। तो अब मैंने आपको 4 बताए, हो सकता है उस जगह मंकीज़ हैं और चिंपैंजीज़ हैं, तो ये जो मंकी और चिंपैंजीज़ जो वहाँ हैं, तो वो 2 में से 4 में से कितनी तरह की स्पीसीज़ वहाँ हैं, 2, तो वहाँ की स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी ये हो जाएगी। बायोडाइवर्सिटी जनरली मीन्स स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी। अब जब अपन बायोडाइवर्सिटी की नॉर्मल बात करते हैं तो हम उस कौन सी बात कर रहे होते हैं, उस टाइम स्पीसीज़ बायोडाइवर्सिटी की ही बात कर रहे होते हैं। इट इज़ ए मेजरमेंट यूनिट टू एसेस द बैलेंस इन एन सिस्टम। किसी सिस्टम में, किसी भी इकोसिस्टम में बैलेंस देखना हो किसी भी स्पीसीज़ का, तो ये एक मेजरमेंट है कि वहाँ की क्या चेक कर लो आप, स्पीसीज़ डाइवर्सिटी को चेक कर लीजिए। द क्वांटिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मैनी टाइम देन द अदर ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन द अर्थ। अब देखो जो ये एनिमल्स हैं, जितने भी तरह के बर्ड्स हैं, सबसे ज़्यादा क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है पूरे वर्ल्ड में या पूरे अपने प्लानेट पर, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटी जगह में बहुत सारे हो जाते हैं। एक छोटी सी पानी की बूंद जितनी जगह में करोड़ों माइक्रो ऑर्गेनिज्म रह सकते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा नंबर में है, तो ये सीधी सी बात है, उनमें डाइवर्सिटी भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा नंबर में होगी, किसी और अदर ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी से ज़्यादा। ह्यूमन्स में ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं है, अफ्रीकन, अमेरिकन, इंडियन, इतने से ही उनमें डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं मिलती। वहीं आप इंसेक्ट्स में जाओगे तो तरह तरह के इंसेक्ट्स हैं। ओनली 1 ग्राम सॉइल कैन कंटेन 10 करोड़ बैक्टीरिया एंड अप टू 50,000 फंगस। देखिए 1 ग्राम सॉइल, 1 ग्राम सॉइल कितनी सी होगी, बहुत थोड़ी सी, आप हाथ से बस 2 उंगलियों से उठा के हाथ पर रखो इतनी सी, उसमें 10 करोड़ बैक्टीरिया हो सकते हैं और 50,000 तक उसमें फफूंद या फंगस हो सकता है, इतने छोटे होते हैं। तो इनमें स्पीसीज डाइवर्सिटी मिलने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। नेक्स्ट इज योर जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब जेनेटिक वर्ड आपने मेंडलिज्म में पढ़ा है, जीन से रिलेटेड जो भी है वो क्या बोला जाता है, जेनेटिक। तो ये डाइवर्सिटी किस बेस पर देखी जाती है, जीनल स्ट्रक्चर के बेस पर देखी जाती है। द डिफरेंस और वेरिएशन विद इन ए स्पीसीज ड्यू टू जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज इज नोन एज जेनेटिक डाइवर्सिटी। स्पीसीज के बीच में खुद में क्या डिफरेंस है, किसके बेस पर, जीन के बेस पर, ये उनकी किसको शो करेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी को शो करेगा। दिस डाइवर्सिटी इज फाउंड बिटवीन द पॉपुलेशन और ग्रुप्स ऑफ ए स्पीसीज और अमॉन्ग द वेरियस मेंबर ऑफ ए स्पीसीज। ये डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, पॉपुलेशन और ग्रुप, एक स्पीसीज की पॉपुलेशन में पूरी की पूरी में, या वेरियस मेंबर्स ऑफ ए स्पीसीज, या एक ही स्पीसीज के कई सारे मेंबर्स में ये डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। कहने का मतलब जैसे हम ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमन एक सेम स्पीसीज है, ह्यूमंस में एक ही फैमिली में कुछ लंबे भी हो जाते हैं, कई का कलर डार्क हो जाता है, कई का कलर फेयर हो जाता है, तो ये उनकी कौन सी डाइवर्सिटी हो गई, सेम फैमिली मेम्बर हैं उन्हें को, तो बट उनमें जीनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण ये अपीयरेंस देखने को मिलते हैं। इन वर्ल्ड्स वेरियस इकोसिस्टम प्रेजेंस ऑफ ए स्पीसीज विद वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। तरह तरह के इकोसिस्टम में जो स्पीसीज हैं वो तरह तरह के अलग अलग कैटेगरी में आती हैं, यही उनकी क्या होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी होती है। जैसे राइस, चावल में ऐसा होता है, हिरण या फ्रॉग। कहने का मतलब है आप इंडिया में राइस लोगे अलग तरह का है, आप वहीं अमेरिका में जाके देखोगे तो वहाँ कॉमन राइस हो सकता है अलग तरह का हो। कॉर्न, मक्का के बारे में आप कह सकते हैं, इंडिया में जो कॉर्न होता है वो इतना मीठा नहीं होता, लेकिन अमेरिकन कॉर्न के बारे में आपने सुना हो तो उसको बोला जाता है अमेरिकन स्वीट कॉर्न। ये एक तरह की उनमें क्या है, डाइवर्सिटी में
डिफरेंस है, सॉरी डाइवर्सिटी है ये उनकी। आगे देखिए, इफ़ ए स्पीसीज हैज़ मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी इट विल बी लेस प्रोन टू द एक्सटिंक्शन। अगर किसी स्पीसीज में ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उसमें ज़्यादा तरह के जीन में डिफरेंस है उसके मेंबर्स में, तो वो ज़्यादा एक्सटेंशन से कम प्रोन होगी। प्रोन, लेस प्रोन होने का मतलब एक्सटेंशन यानी कोई चीज़ ख़त्म हो रही है तो उससे ये, जैसे इम्यूनिटी इसकी ख़त्म होने के लिए ज़्यादा है, ये जल्दी से ख़त्म नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ जीनेटिक डिफरेंस है। एक तरह के जीन वाले मेंबर यदि ख़त्म भी हो जाएंगे तो दूसरी तरह के जीन वाले मेंबर्स के साथ हो सकता है वो जो कंडीशंस है वो उनके लिए नुकसान वाली नहीं हो। जैसे मैं आपसे बात करूँ, सर्दी की बात कर लें अपन एक बेसिक एग्जांपल लेके, कि एक फैमिली है किसी भी तरह के प्लांट्स की कह लो, उन प्लांट्स के एक तरह के प्लांट्स रहते हैं जो ज़्यादा सर्दी सहन नहीं कर पाते, तो वो वहाँ सूख जाएंगे ज़्यादा सर्दी पड़ने से। लेकिन उसी प्लांट की कैटेगरी में जीन डिफरेंस होने के कारण दूसरी तरह का पौधा ऐसा हो सकता है जो सर्दी में सूखेगा नहीं, तो वो बना रहेगा, उनकी एक्सटिंक्शन नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज इट विल हैव बेटर एबिलिटी ऑफ एडप्शन फॉर एग्जिस्टेंस। क्योंकि उसको एग्जिस्ट करने के लिए, बने रहने के लिए कई सारी एबिलिटी उसमें बनी रहेंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा जीन में डिफरेंस होगा उतनी उसकी एबिलिटी होगी। द जेनेटिक डाइवर्सिटी अनेबल्स ए पॉपुलेशन टू अडेप्ट टू इट्स एनवायरनमेंट एंड टू रेस्पॉन्ड टू नेचुरल सिलेक्शन। जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या अनेबल करती है एक पॉपुलेशन में या एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ग्रुप्स को, में क्या अनेबल करती है, उनमें क्या एबिलिटी ला के देती है कि वो किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में खुद को क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट करके रख सकते हैं। दिस इज़ वाई इट इज सेड मोर द जेनेटिक डाइवर्सिटी इन द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज लेसर विल बी द डेंजर ऑफ इट्स एक्सटेंशन। इसलिए क्या कहा जाता है कि जिस स्पीसीज़ के इंडिविजुअल्स में, इंडिविजुअल्स मतलब मेंबर्स में ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, उनके ख़त्म होने का, एक्सटिंक्ट होने का खतरा उतना ही क्या होगा, कम होगा। हैंस इट अडेप्ट्स बेटर विद द एनवायरनमेंट एंड ड्यू टू दिस वेराइटी देर आर बेटर चांसेस ऑफ देयर सर्वाइवल एंड टू प्रोड्यूस ऑफ इट्स ओन टाइप्स। और इन्हीं वेरिएशन की वजह से वहाँ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो बने रहते हैं काफ़ी टाइम तक और प्रोड्यूस इट्स ओन टाइप्स, मतलब अपनी अपकमिंग जनरेशन्स को भी वो प्रोड्यूस करते रहते हैं। ये थी आपकी जेनेटिक डाइवर्सिटी। थर्ड आपकी आती है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम देखिए क्या होता है। एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन कंजंक्शन विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट इंटरेक्टिंग एज ए सिस्टम। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है? मैंने आपको इकोसिस्टम बताया था, लिविंग और नॉन लिविंग का आपस में इंटरेक्शन। तो ये यहाँ लिखा हुआ है, एन इकोसिस्टम इज ए कम्युनिटी। इकोसिस्टम एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी का मतलब कुछ चीज़ें मिलकर जहाँ बनी हुई हैं, किस किस की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इन कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब जुड़ते हुए, किसके साथ, विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग चीज़ों का नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ जो इंटरेक्शन है वही क्या है, इकोसिस्टम है। जैसे हम सनलाइट लेते हैं, सनलाइट लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसके बिना नहीं रह सकते, सनलाइट के बिना। इस तरह तो हम लिविंग है, लेकिन तो ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या हो गया, इंटरेक्शन हो गया। मैनी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम आर फाउंड ऑन द अर्थ सच एज ग्रास लैंड, माउंटेन, डेजर्ट, मोइस्ट लैंड, सी, रिवर वैली, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट etc। अब ये आप एग्जांपल देख लीजिए इकोसिस्टम के। ग्रास लैंड, घास के मैदान, माउंटेन, पर्वत, डेजर्ट, रेगिस्तान, मॉइस्ट लैंड को बोलते हैं आर्द्र भूमि बोला जाता है हिंदी में, गीली, वहाँ नमी ज़्यादा होती है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है। समुद्र, सी, रिवर वैली, नदी घाटी, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हमेशा बने रहते हैं, एवरग्रीन टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। तो आप देखो ग्रास लैंड्स पर अगर वेदर होता है, माउंटेन्स पर वेदर अलग रहेगा, डेजर्ट में ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा, मॉइस्ट लैंड का टेम्परेचर लो रहेगा, सी में टेम्परेचर लो भी रह सकता है, हाई भी रह सकता है। इस तरह इकोसिस्टम है तरह तरह के। अब जो सी में रहेंगे उनका इकोसिस्टम क्या है, सी, उनको क्या बोला जाएगा, एक्वाटिक एनिमल। इस तरह डेजर्ट में जनरली पॉपुलेशन कम मिलती है, वहाँ ह्यूमंस तो सर्वाइव कर ही नहीं पाते, वहाँ ज़मीन के अंदर, रेत के अंदर घुसे हुए कीड़े मकोड़े, रेप्टाइल वगैरह रहते हैं। दीज इकोसिस्टम हैव जियोग्राफिकल एंड एनवायरमेंटल स्पेशलिटी ड्यू टू विच ऑर्गेनिज्म फाउंड ओवर देयर हैव डिफरेंसेस अमॉन्ग देम। अब इन इकोसिस्टम में खुद में जियोग्राफिकल और एनवायरमेंट स्पेशलिटी होती है। जियोग्राफिकल एनवायरमेंट स्पेशलिटी का मतलब, जैसे आपको मैं बताऊं कि ये आपके ग्लोब है, तो जो पोल्स के पास जो एरिया होंगे वो काफ़ी ठंडे होंगे, क्योंकि पोल्स पे 6 महीने दिन और 6 महीने रात है। तो वहाँ जो ऑर्गेनिज्म वही सर्वाइव कर पाएंगे जो वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की क्लाइमेट के हिसाब से खुद को क्या कर सकें, बना के रख सकें, खुद को वैसा बना सकें।
जैसे हम इंसान है, हम नॉर्मल टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा गर्म टेम्परेचर सहन कर सकते हैं, ना हम ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर। अब हमें अटलांटिक वहाँ भेज दिया जाए ओशन के पास जहाँ बर्फ़ पड़ती है, आर्कटिक अंटार्कटिका पर भेज दिया जाए हमें जब -50 के आसपास टेम्परेचर रहता है, तो हम तो वहाँ 3-4 दिन में मर जाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी उस तरह बनी हुई नहीं है। लेकिन पोलर बियर वहाँ रहते हैं, और भी कई सारी पेंगुइन्स होती हैं, वो वहीं रहती हैं बर्फीले इलाकों में। तो यही तो डिफरेंस है। पोलर बियर की स्किन बहुत मोटी होती है, फैट उनमें ज़्यादा होता है, हम में ऐसा नहीं है, या नॉर्मल बियर में ऐसा नहीं है। तो वो उनके बीच में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। किस वजह से आया वो डिफरेंस, क्योंकि वो उस इकोसिस्टम में रहे थे बर्फीले में, तो उनकी बॉडी उस हिसाब से बन गई। अपन नॉर्मल टेम्परेचर में रहे तो अपनी बॉडी उस हिसाब से बन गई। तो ये एक तरह की कौन सी डाइवर्सिटी हो गई, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। दिस वेराइटी डिफरेंस इज सेड टू बी द इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इसी डाइवर्सिटी को क्या बोला जाता है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी बोला जाता है। नेक्स्ट आपकी आती है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब जब भी आता है तो ये कंप्लीट अर्थ या कंप्लीट वर्ल्ड से रिलेटेड हम बोल सकते हैं इसको। जब हम पूरी अर्थ पर सारे कंट्रीज, सारे आप कहो जितने भी आपके कंट्रीज़ बने हुए हैं, जितने भी अर्थ पर लैंड्स हैं, जितनी भी जगह हैं, सब पे जो आपकी हम चीज़ चेक करते हैं किसी भी चीज़ को, वो क्या बोल दी जाती है, ग्लोबल बोल दी जाती है। देयर इज़ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड्स होल अवेलेबल डाइवर्सिटी। अब पूरे वर्ल्ड की इतनी क्लियर और क्लीन इंफॉर्मेशन तो नहीं है। अकॉर्डिंग टू मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट देयर आर 50 to 300 लाख स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ कितनी तरह की स्पीसीज हैं, 50 to 300 लाख। ये नंबर नहीं है कि इतने जानवर हैं, इतने पक्षी हैं, इतने तरह की चीज़ें हैं। 50 लाख से लेकर 300 लाख तरह के, 300 लाख इज इक्वल हो जाता है 3 करोड़। यहाँ 3 करोड़ तरह के क्या हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म मिलते हैं अर्थ पर। आउट ऑफ विच 17 to 20 लाख स्पीसीज हैव बीन ऑलरेडी आइडेंटिफाइड बाय द साइंटिस्ट। जिनमें से हम अभी कितने को स्टडी कर पाए, 17 to 20 लाख को ही हमने आइडेंटिफाई किया है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज अनइक्वल ऑन द अर्थ। अब बायोडाइवर्सिटी का अर्थ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल नहीं है, यानी सेम सभी जगह इक्वल बायोडाइवर्सिटी नहीं है। कहीं किसी तरह की डाइवर्सिटी ज़्यादा है, कहीं दूसरी तरह की ज़्यादा है। इक्वेटर इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट डाइवर्सिफाइड एरिया। इक्वेटर जो है, देखो अर्थ का ये आपका ग्लोब है, इस पर जो बीचों बीच लाइन जाती है इक्वेटर होती है, तो यहाँ डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। कहने का मतलब यहाँ बहुत तरह की स्पीसीज़ मिलती हैं, यहाँ बहुत तरह के वेरिएशन है लाइफ में। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर रिचनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी बिकम्स लेस। अब जब हम इस इक्वेटर से, ये इक्वेटर लाइन है आपकी, इस इक्वेटर से आप या तो ऊपर इधर चलो, चाहे इधर नीचे चलो, कहीं भी आप जब चलते हो तो बायोडाइवर्सिटी क्या होती जाती है, लेस हो जीते आती है। यानी टाइप्स ऑफ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वेराइटी हैं, वो क्या होती जाती हैं, कम होती जाती है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द फ्लोरा, मिडिल एंड साउथ अमेरिका एंड साउथ ईस्ट एशिया आर वेरी रिच। फ्लोरा और फोना आपको पता है, फ्लोरा होता है वो प्लांट्स के बारे में बोला जाता है, प्लांट्स को रिप्रेजेंट करता है। फ्लोरा नहीं पता हो तो आप समझ लीजिएगा आप, फ्लोरा वर्ड रिप्रेजेंट प्लांट्स एंड फोना वर्ड्स रिप्रेजेंट एनिमल्स। तो फ्लोरा प्लांट्स की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कहाँ, मिडिल और साउथ अमेरिका में, और साउथ ईस्ट एशिया में कैसी है, ज़्यादा है। वेयर मैक्सिमम ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर फाउंड, जहाँ सबसे ज़्यादा क्या मिलते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 2/3 फ्लोरा स्पीसीज, 30% वर्टेब्रेट एंड 90% स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स आर फाउंड इन दीज एरियाज। देखिए पूरे अर्थ की 2/3 का मतलब क्या हो गया, 3 में से 2 हिस्सा, तो केवल कितना हिस्सा बच गया, 1। तो ये अगर आपका वर्ल्ड है 3 हिस्सों में, तो जो 2 हिस्से हैं उतनी के बराबर आपकी क्या फ्लोरा की स्पीसीज़ तो कहाँ मिल जाती हैं, मिडिल साउथ अमेरिका में और साउथ ईस्ट एशिया में। इसी तरह 30% वर्टिब्रेट वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और 30% वर्टिब्रेट भी वहीं मिल जाते हैं, और 90% इंसेक्ट्स के 90% टाइप भी इन्हीं जगहों में मिल जाते हैं, विच कंस्टिट्यूट ओनली स्पीसीज 77% ऑफ होल अर्थ एरिया। इतनी तरह के तो स्पेशल फॉर्म में मिलते हैं। और अगर अपन टोटल की बात करें तो यहाँ कितनी तरह की डाइवर्सिटी आ रही है, 7% स्पीसीज़ को एक क्या करते हैं, कंटेन करते हैं। क्या क्या, मिडिल साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया। एज पर द रिपोर्ट ऑफ द एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री
1999 द अवेलेबल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द वर्ल्ड कैन बी अंडरस्टूड बाय द फिगर गिवन बिलो। आपके नीचे दो चार्ट हैं, इनमें ये बताया गया है कि कितने प्लांट्स या कितने तरह के एनिमल्स अभी अर्थ पर, वर्ल्ड पर एग्जिस्ट करते हैं। देखिए ये प्लांट किंगडम के बारे में है। प्लांट में कौन कौन से, देखो वायरस 4000 टाइप के, एल्गाई 40,000 टाइप के, फंगस 72,000 टाइप के, लाइकेन 17,000 टाइप के, ब्रायोफाइटा 16,000 टाइप के, पेट्रिडोफाइटा 13,000 टाइप के, नेक्ड सीड 750 टाइप के, कवर्ड सीड 2,50,000 टाइप्स के और बैक्टीरिया 4,000 टाइप्स के। ये आपके प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। ये अब हम एनिमल्स की डाइवर्सिटी के बारे में देखते हैं। मैमल्स 4629, मैमल्स स्तनधारी, जो अपने जैसे लिविंग एग्स ले नहीं करते, जो सीधे दूसरे लिविंग ऑर्गेनिम्स को बर्थ देते हैं। मोलस्काज 66535, आर्थ्रोपोडा 987949, अदर इन्वर्टिब्राज 87121, पोर्टोकोडाटा 2106, फिश ग्रुप 21723, एम्फीबियान्स 5150, एम्फीबियन आपको पता है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रह लेते हैं। रेप्टाइल 5817, जो रैंक के चलते हैं वो रेप्टाइल होते हैं। प्रोटिस्टा 31259, बर्ड ग्रुप 9026। ये बस आपके जनरल आइडिया के लिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो डाटा नहीं पूछेगा आपसे इतना, फिर भी आप इन नेम्स को लर्न करके रख लीजिएगा। ये आपका इंट्रोडक्शन है बायोडाइवर्सिटी का। कल के चैप्टर में हम बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे।